खम्मा गणी मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिजिक्स क्लास में। मैं राम सर आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है। और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं उत्तल और अवतल लेंस का लेंस सूत्र और लेंस का रेखीय आवर्धन। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और इन दोनों सूत्रों को भी आज हम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को सिद्ध करेंगे। और ये जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए ये सूत्र एकदम इम्पोर्टेंट होंगे। आप डेली रिवीजन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जिसने पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं, पहले वो क्लासें देख के आएँ, फिर अगली वाली क्लास को आप अटेंड ज़रूर करें। तो मैं आपका राम सर फिजिक्स स्टूडेंट चैनल का होस्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आगे की ओर। कि किसी लेंस की फोकस दूरी f, किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u के मध्य दर्शाने वाले संबंधों को लेंस सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंस सूत्र कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? यस सर, हमें समझ में आ गया। यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र है, जिसमें f बराबर आपको पता चल गया होगा, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। एंड v बराबर और u बराबर क्या बोलते हैं आपको पता होगा, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी और इसको बोलेंगे बिंब दूरी। क्या बोलेंगे? बिंब दूरी। और इसी सूत्र को हमें लेंस सूत्र यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में रखकर हमें समझाना है। समझ में आ गया आपको? यस सर, हमें समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस से लेंस सूत्र को सबसे पहले समझाते हैं। ये पहले मैंने सूत्र ले रखा है। इस चित्र में अभी हमें कुछ चेक नहीं करना है, इसे हमें दर्शाना होगा। दर्शाते हैं। ये देखते हैं, ये हमारा क्या है? बिंब। यहाँ पे खड़ा हुआ है बिंब। क्या खड़ा है यहाँ पर? बिंब। और इस बिंब को हम नामांकित करते हैं, इसको लेंगे ए बी। क्या करेंगे? ए बी। और इसकी हाइट हो जाएगी एच। क्या हो जाएगी? इसकी हाइट एच हो जाएगी। ठीक है। और ये किरण है जो प्रकाशिक केंद्र यानी कि इस लेंस के समांतर होती हैं और बाद में वह मुख्य फोकस बिंदु F2 से गुजर जाती हैं। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से यहाँ पे निकल जाती हैं। क्या निकल जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र O से यहाँ से गुजर जाती हैं। और जो पहली किरण गुजरी थी वहाँ पर बिंदु M लिख देते हैं। कौन सा बिंदु दर्शा देते हैं? M। और ये जो हमें ये दोनों किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर हम प्रतिबिंब का निर्माण मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि ये किरण है जो यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई नज़र आती है हमें। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई नज़र आती हैं वहाँ पर हम प्रतिबिंब ले लेते हैं और इसी प्रतिबिंब को हम यहाँ पे दर्शा देते हैं A डैश B डैश। इसको हम यहाँ पे ऐसे दर्शाएंगे। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से बिंब से लेके प्रकाशिक केंद्र O तक की दूरी यहाँ पे U कहलाएगी। क्या कहलाएगी? U। और यहाँ से लेके प्रकाशिक केंद्र O से लेके फोकस बिंदु F2 तक की दूरी F कहलाएगी और प्रकाशिक केंद्र O से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाएगी। क्या कहलाएगी? V। समझ में आ गया? यस सर, हमें ये सूत्र और चित्र दोनों समझ में आ गया। सर अब आप कुछ भी ना करें, इसको आप यहीं पे समझा दें। अब हम जानते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। तो थोड़ा स्क्रॉल करके थ्योरी देखते हैं। इसकी थ्योरी क्या बोलती हैं या कहती हैं कि चित्रानुसार उत्तल लेंस के बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती हैं? मुख्य फोकस बिंदु F2 से गुजरती हैं तथा अन्य किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती हुई नज़र आती हैं। क्या आती हैं? गुजरती हुई नज़र आती हैं। वो बिना किसी विचलन के वह सीधी गुजर जाती हैं।
इसका कोई विचलन नहीं होगा, बल्कि ये सीधे के सीधे यहाँ पे गुजर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? मेन चीज़ ये है कि वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा वहाँ पे? प्रतिबिंब। और यहाँ पे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वरना क्लास में होते तो हम कहते हैं कि जिसको समझ में नहीं आया वो अपने हाथ खड़े कर दें, लेकिन आप हाथ तो वहाँ पे खड़े कर नहीं सकते, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं इसके त्रिभुजों के नियमों की, और इसमें चित्र में कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी ओ में तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में। इसमें क्या क्या कॉमन है दोस्तों या बच्चों? कि कोण ओ बराबर कोण ओ, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण बी बराबर कोण बी डैश, क्या है? 90 डिग्री का कोण यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अतः कोण ए बराबर कोण ए डैश होगा। क्या होगा? ए डैश। ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ वह त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। इसमें देखते हैं क्या होता है दोस्तों कि कोण ओ बराबर कोण ओ, और बराबर क्यों होगा? वो होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। इसके कारण शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए। और अतः कोण बी बराबर कोण बी डैश, कारण ये है इसके अंदर समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण इसके अंदर बन रहा है। आया आपको समझ में? अतः जिसके दो कोण बराबर हैं उसका तीसरा कोण भी उस त्रिभुज में बराबर होगा। अतः कोण ए बराबर कोण ए डैश है। ठीक है, समझ में आ गया? यस। अतः हम ये मान सकते हैं त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। यहाँ से हम क्या लेंगे दोस्तों? यहाँ से हम लेंगे भुजाओं का अनुपात नियम। भुजाओं के अनुपात से इसमें अब कौन सा नियम लेंगे हम? भुजाओं के अनुपात का नियम, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अर्थात ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी ओ अपॉन बी डैश ओ, और इसको ले लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या ले लेंगे? समीकरण नंबर 1। और एक त्रिभुज हम और लेंगे जो अभी हम चित्र में देखने वाले हैं। समझ में आया? और एक त्रिभुज लेंगे एम ओ एफ टू और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू। इसमें देखते हैं कि एफ टू बराबर कोण एफ टू कारण है शीर्षाभिमुख कोण, और कोण ओ बराबर है कोण बी डैश, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हमें प्राप्त हो रहा है। और तीसरी लाइन तो हमें अपने आप पता होगी कि कोण एम बराबर ए डैश। समझ में आ गया? यही साइड लाइन पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे नीचे लिखना। कहाँ लिखोगे? ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पे, कि त्रिभुज एम ओ एफ टू वह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में क्या होगा? कि कोण एफ टू बराबर कोण एफ टू, कारण है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। और कोण ओ बराबर कोण बी डैश, अर्थात 90 डिग्री यानी कि समकोण होने के कारण ये बराबर हैं। अतः हम ये भी बोल सकते हैं कि कोण एम बराबर कोण ए डैश हैं। क्यों होगा? क्योंकि जिसके दो कोण बराबर होंगे उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। क्या होगा? जिसका दो कोण बराबर होने पे तीसरा कोण भी उसका बराबर प्राप्त होगा। अतः हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज एम ओ एफ टू सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या लगेगा? भुजाओं के अनुपात नियम से, भुजाओं के अनुपात से। और भुजाओं के अनुपात से क्या होगा? भुजाओं के अनुपात से हमें ये प्राप्त होगा कि एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश
बराबर ओ एफ टू बट्टा बी डैश एफ टू, ठीक है। और एम ओ बराबर हमें ए बी प्राप्त होता है, यानी कि एम ओ की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। वो भी क्यों लिखेंगे ये भी देख लो आप। ये दूरी है जो ये दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर हैं इसके बिंब के, तो बिंब के समांतर होगी, तो एम ओ बराबर ए बी हमें प्राप्त होंगे। समझ में आ गया आपको? यस सर, हम समझ में आ गया। अर्थात ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बट्टे बी डैश एफ टू, और इसको ले लेंगे हम समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका हल करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अर्थात बी ओ अपॉन बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू यहाँ पे हमें मिलता है। और इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या ले लेंगे इसके अंदर? समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये हल तो हो चुका है, इसको ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है। और समीकरण 3 लेने के बाद हम देखते हैं चिन्ह परिपाटियों को देखने की कोशिश करते हैं चित्रों के अंदर। अर्थात हमें अभी समीकरण नंबर 3 क्या प्राप्त हुआ है? बी ओ अपॉन बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो हम कच्चा पेपर लेके देखते हैं। यहाँ पर बी ओ देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यू, वो भी माइनस में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें वी यानी कि बी डैश ओ, यहाँ पर बी डैश ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें प्राप्त होती है वी। और ओ एफ टू यानी कि फोकस दूरी हमें प्राप्त होती है एफ। और बी डैश एफ टू याद करने के लिए हमें क्या करना होगा? बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू करने पे हमें प्राप्त होगा वी माइनस एफ। क्या प्राप्त होगा? वी माइनस एफ। किसके अंदर? बी डैश एफ टू के अंदर। इसको हम लेंगे और इसको हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मान आप याद रखना, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। कौन से मान हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं? चिन्ह परिपाटी से। अतः चिन्ह परिपाटी से हमें क्या प्राप्त होगा कि बी ओ का मान, बी डैश ओ का मान अभी हमें चित्र के अंदर देखा है, और ओ एफ टू का मान चित्र के अंदर अभी हमने देखा है, बी डैश एफ टू का मान भी अभी हम चित्र के अंदर हल करके आ चुके हैं। ओ का मान क्या था चित्र के अंदर? यानी कि यू था सर जी, वो भी माइनस में। बी डैश ओ का मान क्या था सर जी? प्लस वी था। ओ एफ टू का मान क्या था सर जी? एफ था। बी डैश एफ टू का मान क्या था कि ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू था, अर्थात वी माइनस एफ था। तो इन सभी के मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम इन सभी के मान समीकरण नंबर 3 में रखने वाले हैं। किस में रखने वाले हैं? समीकरण नंबर 3 में। अर्थात बी ओ बट्टे बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू बट्टे बी डैश एफ टू, यानी कि बी ओ की जगह पे माइनस यू अपॉन वी बराबर ओ एफ टू की जगह पर एफ बट्टे वी माइनस एफ। क्या हमें ये मान प्राप्त हो चुके हैं? यस सर, हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे? इसका वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन जैसे ही हम इसका करेंगे तो ये हो माइनस यू कोष्टक वी माइनस एफ बराबर वी एफ, इसका इससे हो जाएगा और इससे गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। तो इसको हम हल करते जाते हैं और शुरू करते हैं। माइनस यू वी और प्लस यू एफ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बराबर वी एफ। ठीक है सर। माइनस यू वी प्लस यू एफ, इसका पक्षांतरण यहाँ पे कर देते हैं तो माइनस वी एफ बराबर 0। और इसके अंदर हम कॉमन बात देखते हैं या करते हैं कि यू वी एफ का भाग देने पर, इसके अंदर इसका भाग देंगे यू वी एफ का भाग, माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस
यू एफ बराबर यू वी एफ कोष्ट मतलब भट्टा के अंदर माइनस वी एफ बट्टे यू वी एफ का भाग दे रहे हैं हम, यानी कि यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू एफ से यू और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यू वी एफ से वी और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि माइनस 1/f प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। और मैन हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, इसकी फोकस दूरी का मान ही ज्ञात करना है लेंस सूत्र में, यानी कि माइनस 1/f का पक्षांतरण हम उधर कर देते हैं, अर्थात 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1/f। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और ये हमें क्या प्राप्त हो चुका है? लेंस सूत्र किसका? वो भी उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। समझ में आ गया? उत्तल लेंस का लेंस सूत्र, इसका ये ढांचा बना हुआ है और इसी ढांचे को हम अभी समझते हैं। ये कौन सा है शुद्ध लेंस? ये हमारा है अवतल लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और ये है बिंब दूरी ए बी, और ये है प्रतिबिंब दूरी जो हमें अभी इस चित्र में दिखाई दे रही है, ए डैश बी डैश। इसकी हाइट है एच और इसकी हाइट है एच डैश। समझ में आ गया? और ये एक से निकलती हुई प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र ओ उसके समांतर निकलती है, तब यहाँ पे बिंदु लेंगे हम एम। कौन सा बिंदु लेंगे? एम। और ये जो एक भुजा है किससे गुजरेगी? फोकस बिंदु F1 से। किससे? F1 से। और ये हो गया प्रकाश केंद्र O। ये किरण गई और ये वापस बैकवर्ड में आई और ये सीधी गुजर गई। समझ में आया? यस सर। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या प्राप्त होगी हमें? अभी मैंने पीछे बताया था, यानी कि माइनस वी। कौन सी दूरी प्राप्त होगी? माइनस वी। और ये F1 से लेके प्रकाश केंद्र O तक की दूरी F फोकस दूरी, और ये हो जाएगी हमारी बिंब दूरी माइनस यू। ये इसकी दूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं चित्र के अनुसार, कि चित्रानुसार अवतल लेंस के सामने स्थित बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, तथा अन्य किरण जो प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजरती हैं वो बिना किसी विचलन के सीधे गुजर जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हुई हमें प्राप्त होती हैं। जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होती हैं वहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब वहाँ पे प्राप्त होगा। ये देखो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है? यस सर, ये हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रतिबिंब को हम आगे यूज करते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, यानी कि पिछली क्लास वाली थ्योरी थी वो एग्जैक्ट वापस की वापस आ जाएगी। कुछ भी इसके अंदर चेंजेस इतना नहीं होगा, ओनली वह चिन्ह परिपाटी में ही होगा। ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में, इसलिए मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ। कोण ओ बराबर कोण ओ, कारण है इसके अंदर आ जाएगा उभयनिष्ठ। क्या आ जाएगा? कोण उभयनिष्ठ आ जाएगा। कोण बी बराबर कोण बी डैश, क्यों होगा दोस्तों? 90 डिग्री, यानी कि समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण। अतः दो कोण बराबर होने के कारण तीसरा कोण भी बराबर होगा, अतः कोण ए बराबर कोण ए डैश है। अतः त्रिभुज ए बी ओ सम है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? अतः भुजाओं के अनुपात नियम से। किससे? भुजाओं के अनुपात नियम से, अर्थात ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ये यहाँ पे हमें मान प्राप्त हो रहे हैं, समीकरण नंबर 1। और फिर हम लेंगे
अतः ये यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और एक त्रिभुज हम यहाँ पे और लेने वाले हैं, और वह त्रिभुज होगा त्रिभुज MOF, त्रिभुज MOF, और त्रिभुज A', B', F1 में, ठीक है। MOF1 व त्रिभुज A1B1F1 में। इसमें भी हम देखते हैं हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। त्रिभुज क्या था, MOF1 व त्रिभुज A', B', F1 में। और यहाँ पे आता है कि कोण F1 बराबर कोण F1, क्यों, क्योंकि ये हैं उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। और कोण O बराबर कोण B', कारण ये हो जाएगा समकोण अर्थात 90 डिग्री का, ठीक है। यस, अतः कोण M बराबर कोण A', ठीक है। यस, आ गया। अतः हम क्या लेंगे कि अतः ये त्रिभुज MOF1 सर्वांग सम है हमारा त्रिभुज A', B', F1, ठीक है। इतना सिंपल है कि आप इसके अंदर 10th क्लास का लॉजिक लगाना है आपको। अतः भुजाओं के अनुपात से यानी कि आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, आप इसको दें धड़ाधड़ करते रहोगे। अर्थात MO/A', B' बराबर B', O/F', B' हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा B', प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, B'। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा B', और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा B'/F1B'। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि MO बराबर हैं AB के, क्योंकि ये थी भुजा जो समांतर आ रही हैं, तो MO के बराबर होगी। अर्थात AB/A', B' बराबर B'/O/F1B'। समीकरण नंबर 2। और अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम यदि हल करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आ जाएगा B'/B', O बराबर B'/F1B', ठीक है। और इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या ले लेंगे इसको, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे चित्र को, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है चिन्ह परिपाटी से। क्या करेंगे अब हम, चिन्ह परिपाटी से इन सभी का मान रखने वाले हैं। अतः B'/O का मान, और यहाँ पे B'/O का मान, और F'/F1B' यहाँ पे प्राप्त होगा, उसका भी मान हमें यहाँ पे लेना है। तो इन सभी का मान हमें क्या प्राप्त होगा, चित्र में जाते हैं और मान देखते हैं इनका। समीकरण नंबर 3 हमें क्या प्राप्त हुआ है सर जी, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है हमें B'/B'/O बराबर B'/F1B'। ये समीकरण निकल के आई है हमारी 3। इसमें हम देखते हैं कि B' का मान तो यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात होगा, OB माइनस OB', यानी कि इसका मान हमें प्राप्त होगा -U + V। और B'/O या OB' यानी कि -V प्राप्त हो जाएगा इसका, दूसरे का। और तीसरे का मान हमें प्राप्त होगा F1B' प्राप्त करना होगा इसका मान। और इसका मान प्राप्त करने के लिए हमें -F + V, क्योंकि हमें OF1 माइनस OB' का घटाव करना पड़ेगा। और इन सभी के मान हम लेके चलते हैं समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर
3 में रखते हैं इन सभी के मान। तो जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं और समीकरण नंबर 3 में हम अपना मान रखते हैं और इसको हल करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आपको मान याद रखे होंगे आपने, मैंने तो याद कर लिए वो मान, यानी कि ओ बी माइनस ओ बी डैश बराबर यू माइनस का प्लस का वी, और बी डैश ओ का मान होगा किसके बराबर, ओ बी डैश, और ये भी ओ बी डैश, अर्थात दोनों का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस वी। एफ वन बी डैश का मान प्राप्त होगा ओ एफ वन माइनस ओ बी डैश बराबर माइनस एफ प्लस वी हमें प्राप्त होगा। और ये मान समीकरण 3 में रखने पर हमें प्राप्त क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। समीकरण नंबर 3 देखते हैं हम अपना, और समीकरण नंबर 3 में ये रहा, और यहाँ पे मान रखना शुरू करते हैं। माइनस यू प्लस वी बट्टे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वी बराबर माइनस का वी अपॉन माइनस एफ प्लस वी। ये मान रखते ही हम यहाँ पे करते हैं वज्र गुणन से, या वज्र गुणन करने पर वज्र गुणन करेंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, अंश का गुणा हर से और हर का गुणा अंश से हो जाएगा, अर्थात वी स्क्वायर बराबर माइनस यू प्लस वी कोष्टक माइनस एफ प्लस वी। तो इसको हम हल करते हैं। गणित की मैथमेटिक्स क्लास तो आपने ली ही होगी 10th क्लास में। यू एफ वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस यू प्लस वी यानी कि माइनस यू वी, और प्लस वी माइनस एफ तो माइनस का एफ वी प्लस वी यानी कि वी स्क्वायर। तो हम एक बात कॉमन देखते हैं कि यहाँ पर भी वी स्क्वायर है और यहाँ पर भी वी स्क्वायर हमें मिल रहा है, अतः यू एफ माइनस यू वी माइनस एफ वी बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपल सी बात है सर जी कि यू वी एफ का भाग देने पर, किसका भाग देने पर, यू वी एफ का, यानी कि यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ बराबर 0। यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट कर देते हैं, यू वी से यू वी कैंसिल आउट कर देते हैं, एफ वी से एफ और वी कैंसिल आउट कर देंगे। 1 अपॉन एफ बराबर माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू बराबर 0। हमें ये प्राप्त होता है मान, हाँ सर हमें ये मान प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगा के 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू रखते हुए 1 अपॉन एफ का यहाँ पे पक्षांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, हम कैसे भी इसका मान लिख सकते हैं। और ये हमारा था अवतल लेंस का लेंस सूत्र जो हमें उत्तल लेंस सूत्र के भी समान प्राप्त हुआ है, यानी कि लेंस सूत्र दोनों का दोनों हमें एक समान ही प्राप्त होगा, क्योंकि अवतल लेंस से प्राप्त करो भली सूत्र, चाहे आप चाहो तो उत्तल लेंस से इसका सूत्र प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन, यानी कि लेंस का रेखीय आवर्धन हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं लास्ट में जाके आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले हम नया टॉपिक ले लेते हैं इसके अंदर, जो मैं हाथ से ही लिख लेता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या है लेंस का रेखीय आवर्धन? ये लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार, ऊंचाई एवं दूरी तथा बिंब के आकार, ऊंचाई एवं
दूरी का अनुपात लेंस का रेखीय आवर्धन m कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। अर्थात m बराबर प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई और दूरी, और ये है अनुपात के अंदर किसका? बिंब का आकार, ऊंचाई और दूरी। क्या है? बिंब का आकार, ऊंचाई और दूरी। ये सूत्र ज्ञात करके ही हमें क्या ज्ञात करना है? लेंस का रेखीय आवर्धन। और आपको मैं बता दूं, लेंस का रेखीय आवर्धन हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि है हम उत्तल लेंस का रेखिक आवर्धन ज्ञात करके, और दूसरा हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? दूसरा हम अवतल लेंस का रेखिक आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों केसेस में सेम टू सेम उत्तर प्राप्त होगा। जैसे कि लेंस सूत्र प्राप्त हुआ है, वैसे वैसे रेखीय आवर्धन भी सेम प्राप्त होगा। चाहे आप दोनों में से एक आप कर लें और एक मैं आपको यहाँ पे करके समझा देता हूँ, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी ज़्यादा दिक्कतें न आए। इसलिए मैं आपको उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन करवा देता हूँ। किसका? उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। ए पॉइंट ले लेते हैं हम। उत्तल लेंस का रेखिक आवर्धन, उत्तल लेंस का रेखिक आवर्धन। और यहाँ पे आप किस तरह ही हैं, और चित्रानुसार मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। चित्रानुसार उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई -s तथा बिंब ऊंचाई +h हैं। क्या हैं? +h। अतः रेखिक आवर्धन m बराबर -h-h। क्या है? -h-h। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या ले लेते हैं? समीकरण नंबर 1। और तथा प्रतिबिंब दूरी प्लस v तथा बिंब दूरी -u है। क्या है? -u है बिंब दूरी। अतः रेखिक आवर्धन m बराबर v/u है। क्या है? v/u यहाँ पे प्राप्त होता है, वो भी माइनस का। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पर हम। आप जानते हो जहाँ समीकरण होगा वहाँ उन समीकरणों का क्या होगा? टकराव। यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 -h1-h बराबर -v/u। ये क्या? माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और जैसे ही इस माइनस से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आ जाएगा h' बराबर v/u। यहाँ पे आ जाएगा। आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। और हम लेंस सूत्र का उपयोग करते हुए लेंस सूत्र से v/u बराबर f - v/f प्राप्त होगा। अतः h1/h बराबर f - v/f हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ये बात यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखें,
उसके अंदर मैं समझा चुका हूँ कि इस लेंस सूत्र से ये चीज़ कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, आप कंफ्यूज तो हुए ना, मत होइए कंफ्यूज। ठीक है दोस्तों, नहीं बच्चों। तो इसी के साथ ये आपका रेखीय आवर्धन हो गया। अब आपको करना है, आपको क्या करना है, अवतल का रेखीय आवर्धन करना है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, समझ में। इसी के साथ हम कराने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेने वाले हैं अपन। तो अब हम बढ़ते हैं लेंस समता की ओर, और आगे हमारी लेंस समता को हम समझेंगे। तो लेंस समता में क्या कहते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता होती है। किसके अंदर होती हैं? लेंस के अंदर। यानी कि लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर सकती हैं और अपसरित भी कर सकती हैं, और इसे P द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? इस लेंस क्षमता को हमें P के द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस क्षमता का मान फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है। किसके मान के? फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है हमारा लेंस क्षमता का मान। यानी कि P बराबर 1/f डायोप्टर। क्या? f डायोप्टर। लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी कि D होता है। क्या होता है? डायोप्टर यानी कि D। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स 1, यानी कि 1/m। m इनवर्स का अर्थ है दोस्तों 1/m होता है अधिकतर। और लेंस क्षमता एक अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? लेंस क्षमता एक अदिश राशि है। ये बात आपको याद रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और इसको पढ़ते रहें और समझते रहें। और हम आगे बढ़ते हैं, लेंस क्षमता का व्यंजक होता है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये है हमारा लेंस क्षमता का व्यंजक। तो ये हमारा चित्र है लेंस का, यानी कि उत्तल लेंस का चित्र है। ये कौन सा लेंस का है? उत्तल लेंस का। और ये एक प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से, और ये प्रकाश इस लेंस से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस बिंदु F से गुजर जाती है, और यहाँ से लेके बिंदु M से लेके यहाँ O तक की दूरी हो जाएगी H, और ये 1 मीटर है लगभग। कितना मीटर है? 1 मीटर। और ये है OF से लेके हमारी ये हो जाएगी फोकस दूरी F, और ये कोण M बनेगा। ये कोण M है हमारा कोण डेल। क्या है? कोण डेल हमें यहाँ पे मिला है, यानी कि कोण AMF बराबर कोण डेल प्राप्त हुआ हमें। क्या प्राप्त हुआ? कोण डेल। ये हमारी है लेंस क्षमता का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं हम। क्या ज्ञात कर रहे हैं? लेंस क्षमता का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। ये हमारा सूत्र है। और चित्रानुसार उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से H बराबर 1 मीटर ऊंचाई पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा अपनी मूल दिशा से डेल कोण पर विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? डेल कोण पे ये विचलित हो जाएगी। अतः हम लेंगे, अतः कोण त्रिभुज MOF में tan डेल बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और लंब हमारा क्या है? OM, और आधार क्या है? OF। यानी कि tan डेल बराबर OM/OF, और OF का मान क्या है हमारा? F। क्या है? +F है। और OM की दूरी होगी आपको पता ही, OM बराबर हो जाएगा H, और OF बराबर हो जाएगा F, यानी कि H/F यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। और डेल के क्या है? डेल के अति अल्पमान हेतु, डेल के अति अल्पमान हेतु, डेल के अति अल्पमान हेतु tan डेल बराबर डेल यहाँ पे मिलता हुआ प्राप्त होता है। अतः डेल बराबर H/F हमें प्राप्त हुआ, और इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या ले लेंगे? समीकरण नंबर 1। और परिभाषा में हमने देखा था कि यदि H बराबर 1 मीटर हो तो विचलन डेल लेंस क्षमता P के
बराबर होता है, किसके बराबर होता है, लेंस समता P के बराबर होगा, क्योंकि h बराबर 1 मीटर है। तो ठीक है, तो ये बात होने पे यथार्थ h बराबर 1 मीटर बराबर और डेल बराबर P अथा समीकरण 1 से हम इसका मान रखते हैं, यानी कि डेल के स्थान पर हम रख लेंगे P और h के स्थान पर रख देंगे 1 और f के स्थान पर f रह जाएगा। क्या ये सूत्र सिद्ध हो गया लेंस समता का? क्या ये भी सूत्र सिद्ध हो गया? यस सर, एकदम। आई एम हैप्पी। यस सर, आज तो हम आई एम हैप्पी हैं, क्योंकि सर हमने 3-4 सूत्र आज यहाँ पे समझ लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका राम सर, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ठीक है, इस चैनल को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए हाथ से लिखा हुआ आपके लिए थैंक यू। ठीक है।